हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 21 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस थोड़ा सा लेट होगा। थोड़ा सा लेट मतलब हो सकता है कि 2:30 या 2 बजे तक अपलोड हो, 2 बजे तक अपलोड हो। रीज़न बीइंग कुछ इश्यूज थे, टेक्निकल इश्यूज थे, इश्यूज विथ माइक। इसके चलते जो हमारा एनालिसिस है थोड़ा सा डिले हुआ आज के दिन, लेकिन कल से वही अपन उसी समय पे स्टार्ट करेंगे। चलो, सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट साइड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, अभी जो लखीमपुर खीरी में इंसिडेंट हुआ, ओके, लखीमपुर खीरी में जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें जो यूनियन मिनिस्टर है अजय मिश्रा, उनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट बताया गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केस, सुमोटो केस ले लिया था। अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने बोला कि भैया, आपने बोला था, यूपी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी और बताया था कि इस केस में 44 विटनेसेस हैं, लेकिन उन 44 विटनेसेस में से अभी तक सिर्फ 4 लोगों का स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड किया गया, है ना? तो होता क्या है, जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता, लेकिन आप पुलिस ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप कन्फेशन रिकॉर्ड भी कर रहे हो ना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी कर रहे हो पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो वैलिड नहीं होता, इनवैलिड होता है। तो फिर क्या होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी का सेक्शन 164 वो बोलता है कि भैया, 164 बोलता है कि आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हो बट इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी। और जब बेसिकली ट्रायल होगा तो हम उसको कोलैबोरेटिव एविडेंस मतलब सब्सटेंशियल एविडेंस की तरह यूज करेंगे। तो ये चीज बताएगी। तो कोर्ट ने वही पॉइंट आउट किया कि आप 164 सेक्शन 164 का यूज क्यों नहीं कर रहे। आपने अभी तक 44 विटनेसेस में से 4 विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, बाकी विटनेसेस का स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, डिले क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब ये है कि यूपी जो है वो एक्यूज की तरफ थोड़ा सॉफ्ट होती नजर आ रही है, ऐसा जज ने बोला। लेकिन उसके रिटेलिएशन में जो यूपी गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे कि अपने आपके हरीश साल्वे है और एडवोकेट जनरल है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ द दशहरा फेस्टिवल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। क्यों डिले हुआ? तो वही कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि दशहरा फेस्टिवल और सेक्शन 164 का रिलेशन क्या है। 164 के अंदर मजिस्ट्रेट कहीं पर भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी कभी भी यूज हो सकता है, चाहे छुट्टी हो चाहे नहीं हो, और किसी भी समय यूज किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने आप कभी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वही चीज बोली है, कोर्ट ने बोला है कि नेक्स्ट वीक हियरिंग होगी, फाइनल हियरिंग होगी, पूरा जजमेंट सुनाया जाएगा। तब तक यूपी गवर्नमेंट तैयार हो जाए और जो भी इसको काम दिए गए हैं वो काम पूरी तरीके से होने चाहिए। मूविंग फर्दर, सो मॉस्को में बेसिकली 10 नेशंस की मीटिंग थी अबाउट दी अफगानिस्तान के नई गवर्नमेंट को लेकर, इनको उनको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना। तो वही बात, इंडियन टीम भी गई थी और इंडियन टीम ने उन 10 नेशन के साथ स्टेटमेंट दिया और बताया कि वी रिकॉग्नाइज दी न्यू रियलिटी इन दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। जो भी नई रिजीम आई है, तालिबान गवर्नमेंट आई है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये चीज मॉस्को में हुई। और इंडियन डिग्नेटरीज जो हैं, उन्होंने मीटिंग करी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान अब्दुल सलाम हनाफी से। ठीक है, तो उन्होंने मीटिंग भी करी है। लेट्स सी, हो सकता है कि इन फ्यूचर जो अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं या अफगानिस्तान के जो तालिबान के लीडर है, उनकी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शायद मीटिंग हो सकती है और फ्यूचर में डिस्कशन हो सकता है अबाउट दी अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, कल मैं एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें था कि यूरोप ने बेसिकली यूरोप की एक कंपनी है, कैंडी मेकिंग कंपनी है, उसने अपने कैंडीज को वापस बुला लिया। रीजन बीइंग क्योंकि कैंडी जो राइस से बनाई गई है और अकॉर्डिंग टू देयर फूड स्टैंडर्ड आप राइस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस यूज नहीं कर सकते। और जब पता लगा उस कैंडी में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस यूज हुआ है, फिर आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये जो राइस एक्सपोर्ट हुआ है वो इंडिया से हुआ है। तो इंडियन मिनिस्ट्री ने मना किया था कि भाई, इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्रोड्यूस ही नहीं होता। लेकिन जब मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दिया टू इन्वेस्टिगेट इन दिस केस और पता करो कि भैया कौन सी फर्म है और कौन सा बेसिकली ऐसा एक्सपोर्टर है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्रोड्यूस करता है, तो वही हुआ। और इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि महाराष्ट्र की एक फर्म है जो कि जेनेटिकली कंटेन्ड राइस को भेजती है बाहर
और एक्सपोर्ट करती है, मतलब बेचती है बाहर, सोल्ड करती है बाहर, ये चीज बताई गई। और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्रोड्यूस नहीं करते। हाँ, बिजनेस पर्पज के लिए कोई फर्म्स कर सकती हो तो उनके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो कुशीनगर, हमने कुशीनगर से रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी कि कुशीनगर में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल चुका है। और कुशीनगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंस रखता है। रीजन बीइंग क्योंकि कुशीनगर इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, है ना, गौतम बुद्ध का वो रेस्टिंग प्लेस है, मतलब उनकी डेथ कुशीनगर में ही हुई थी। तो इसके चलते वो रिलीजियस रिलेवेंस ज्यादा रखता है। और देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर और महिंदा राजपक्षे के बेटे वो खुद आए, उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, उन्होंने इनॉग्रेशन को अटेंड किया। और इनॉग्रेशन किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कुशीनगर याद रखना, कुशीनगर द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो डायरेक्टली मूव टू द स्टेट पेज। व्हाट हैपन, हमने पहले भी पढ़ा था कि अब रिमोट वोटिंग या फिर ई वोटिंग होना स्टार्ट हो गई है और ट्रायल बेसिस पर इसको करवाया जाएगा कंडक्ट इन दी तेलंगाना के इलेक्शंस में, तेलंगाना के लोकल इलेक्शंस में। और वही चीज बताई गई, तेलंगाना के पैनल ने मॉक ई वोटिंग कराया। तो ई वोटिंग याद रखना, ई वोटिंग का क्रिटिसिज्म भी याद रखना कि ई वोटिंग के साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चैलेंजेस क्या क्या है ई वोटिंग के? पहला चैलेंज ये है कि जो अभी हम जो करंट में सिस्टम यूज करते हैं ईवीएम वाला, जो कि कैलकुलेटर बेस्ड है, वो चीज तो क्या है, वो चीज ऑलरेडी उस पर कोर्ट, दैट्स अ डिस्कशन, दैट्स अ लीगल डिस्कशन कि लीगल है कि नहीं है ईवीएम मशीन, कि मैनिपुलेट हो सकती है ईवीएम मशीन की नहीं, दैट्स अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जब उस पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है तो फिर ई वोटिंग पे हो सकता है। फिर अब ई वोटिंग आप कराओगे तो ऐप के थ्रू कराओगे, तो इन टुडेज वर्ल्ड मेकिंग एन ऐप इज अ चाइल्ड प्ले, ठीक है, तो बच्चों का खेल है किसी ऐप को बनाना। तो वही चीज बताइए कि मैनिपुलेशन हो सकता है ज्यादा, तो ये चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस हमें याद रखने की जरूरत है। मूविंग फर्दर, सो बताया गया, वही चीज बताई गई कि अगर हम बात करें तो रेन रिलेटेड इंसिडेंट जो है इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटका वो राइज हो गए हैं टिल 42 केसेस ऐसे हो चुके हैं। और अभी तक लैंड स्लिप्स में 19 बॉडीज रिकवर हो सकती हैं, 19 बॉडीज रिकवर हुई हैं और 6 लोगों की डेथ हुई है। दैट्स व्हाट श्रीलंका के केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन ने स्टेटमेंट दिया है। और कुछ स्टेट्स में येलो अलर्ट, रेड अलर्ट भी और ऑरेंज अलर्ट भी इशू हो चुका है। अब यहाँ पर समझाया भी गया है कि व्हाट इज रेड अलर्ट, व्हाट इज येलो एडल्ट अलर्ट एंड व्हाट इज ऑरेंज अलर्ट। रेड अलर्ट मतलब कि अगर 24 आवर्स के अंदर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, जिसको हम बोल सकते हैं हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, तो वो रेड अलर्ट इशू हो जाता है डिस्ट्रिक्ट में। ऑरेंज 6 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर के बीच में विद इन 24 आवर्स, तो फिर ऑरेंज अलर्ट। येलो 6 सेंटीमीटर टू 11 सेंटीमीटर, तो ये होता है येलो, ठीक है, येलो अलर्ट। मूविंग फर्दर, so on the next page, on the next news, it's about Modi invites oil majors to partner with India. So मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, जितनी भी ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं, इंडिजिनियस ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं, ऑयल मेजर कंपनीज हैं, उनको बुलाया और बोला कि आप ऑयल एंड गैस सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट के साथ आप क्या करिए, पार्टनर बन जाइए, जिससे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आ जाएंगे, है ना, रिफॉर्म्स आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज उन्होंने डिस्कस करी है। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज के एडिटोरियल बहुत सिंपल है और 3 एडिटोरियल है ना, और 3 एडिटोरियल बहुत शॉर्ट शॉर्ट में है, उनको डिस्कस करेंगे अपन, समझेंगे। और लेकिन देखा जाए तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो चीज आपको खुद से पढ़नी है, तो मैं बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सो फर्स्ट वन इज प्लगिंग द लीक। तो ये बेसिकली बताता है कि इंडिया जो है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हमने बंद नहीं किया तो इंडिया के एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और इन फ्यूचर हो सकता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाए। और इन रियलिटी में अगर हम बात करें तो फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो दैट इज फिजिकल डेफिसिट, कि हम लोग ज्यादा चीज ले रहे हैं दूसरे कंट्री से बट चीजों को हम बाहर कम बेच रहे हैं एज कंपेरिजन टू इंपोर्ट, दैट इज फिजिकल डेफिसिट। और सरप्लस कब होता है? सरप्लस का मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम है, उस चीज के बारे में। और वही चीज बताएगी कि जैसे अभी एक वो था, कंपनी थी जिसने रिकॉल किए अपने प्रोडक्ट्स लाइंस को, कैंडीज को, क्रिस्पी M&M। तो भैया जो कंपनीज डायरेक्शन देती हैं
कि ये प्रोडक्ट्स हमको चाहिए, ये ऐसे रॉ मटेरियल चाहिए, उन्हीं लाइंस पर, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर हमें फूड को सप्लाई करना चाहिए, जिससे हमारी सॉफ्ट पावर का भी यूज होगा और हम लोग ज्यादा अच्छे रिलेशन बना के रख सकते हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है और फिजिकल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द फॉर अ चेंज। तो ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है कि एलजीबीटी क्यू आई ए प्लस, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया दैट्स नॉट एन, ये जो ऐसे सेक्स जो होते हैं दे आर नॉट अननेचुरल सेक्स, ठीक है, दे आर लीगली वैलिड नाउ, लेस्बियन आर वैलिड, गेज आर वैलिड, बाइसेक्सुअल्स आर वैलिड, ट्रांसजेंडर आर वैलिड, क्वेयर आर वैलिड, लेकिन इस पे कोई लॉ नहीं है। अब लॉ मतलब लॉ तो लेजिस्लेटिव बनाता है, पार्लियामेंट बनाएगा लॉ इसको लेकर। अब लॉ बनाने की जरूरत क्या है, इनकी मैरिज, टू मेक देयर मैरिज वैलिड। तो अब उस पर तो लॉ बना नहीं है ना, क्योंकि मैरिज अभी भी नहीं कर सकते। हाँ, लेस्बियन हो सकते हो आप, बट लेस्बियन शादी नहीं कर सकता, गे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में लॉ नहीं है इनकी शादी को लेकर, सेम सेक्स मैरिज को लेकर, सेम सेक्स रिलेशन को लेकर कोई अच्छा लॉ नहीं है कि सोसाइटी में साथ में रह सकते हैं कि नहीं। तो वही ऑथर का कहना है कि देखो, लॉ तो लाना ही है और लॉ आएगा, लेकिन लॉ के साथ साथ आपको सोसाइटी के एटीट्यूड में भी चेंज लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज ऑथर ने इस एडिटोरियल में समझाई है। रीड इट, सिंपल है। एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द ग्लोबल टैक्स रेवोल्यूशन। ये भी इजी है, रीजन बीइंग क्योंकि अभी बिकॉज ऑफ द बहुत सारे केसेस, अभी जब पैंडोरा पेपर लीक हुआ था उसमें पता लगा कि लोगों ने अपना टैक्स बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स हेवन नेशंस में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो कि गलत है। आप बिजनेस एक कंट्री में कर रहे हो, दूसरे कंट्री में प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो वो गलत है। और किस लिए दिखा रहे हो, क्योंकि वहां पर टैक्स कम लगता है। तो इसी के चलते 130 कंट्रीज ने एग्री कर गई थी कि हम लोग एक नया ग्लोबल टैक्स रिजीम लेकर आएंगे फॉर टैक्सिंग दी एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। अब आगे बताया गया, तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो, ग्लोबलाइजेशन जब से आया है ना, तो ग्लोबलाइजेशन हर चीज का है, मतलब ग्लोबलाइजेशन फायदे की भी चीज है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि भाई दूसरा मार्केट को ओपन कर देना, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से डबल टैक्स जो लगता था वो नहीं लगने लगा। पहले क्या था कि आप, पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, पहले आप यूएस में तो यूएस में ट्रेड करोगे, लेकिन अगर यूएस की कंपनी इंडिया में ट्रेड कर रही है, तो अब इंडिया का मार्केट ओपन तो नहीं है, तो अब क्या होगा, इंडिया में टैक्स लगेगा क्योंकि आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, और दूसरा यूएस में भी टैक्स लगेगा क्योंकि आप कंपनी यूएस की है, तो डबल टैक्स लगता था। लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द मार्केट, हुआ क्या, ये डबल टैक्स वाला सिस्टम था वो डिक्रीज हो गया, और ग्लोबलाइजेशन के आने से वर्ल्ड जो है बहुत ज्यादा डेवलप करने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया, और बहुत सारी चीजें जो बहुत महंगी थी वो सस्ती में मिलने लगी। ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के प्रॉफिट थे, ठीक है। पता लगा जैसे ग्लोबलाइजेशन इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मुंबई में जो गैंग्स थी वो कम हुई, क्योंकि पहले गैंग जो होती थी वो काम कर, गैंग्स जो होती थी, जैसे कि अंडरवर्ल्ड जो था, वो अंडरवर्ल्ड काम किस पे करता था, गोल्ड पे काम करता था, क्योंकि भाई गोल्ड को स्मगल आप नहीं कर सकते थे। आप जो थोड़े से लग्जीरियस आइटम्स थे, लग्जीरियस आइटम्स क्योंकि अब इंडिया में तो नहीं बनते, फॉरेन कंट्रीज से आते थे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज बेच नहीं सकती थी, तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ये सारे बिजनेस कम हो गए, है ना। अल्कोहल बैन था, अल्कोहल आने लगा, तो बिकॉज ऑफ दिस अंडरवर्ल्ड का जो बिजनेस है वो कम, अंडरवर्ल्ड डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब आगे ऑथर ने बताया कि देखो, ग्लोबलाइजेशन आने से फायदे तो हुए हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखा, दैट इज व्हाट, दैट इज अबाउट दी कि भैया लोग टैक्स को एवेड करते हैं, मतलब टैक्स को छुपाते हैं, पैसे को छुपाते हैं, प्रॉफिट को छुपाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे गूगल की कंपनी है, तो अब गूगल के बहुत सारे जगह उनके ऑफिस खोले हुए हैं। मान के चलते हैं, अब जैसे गूगल इंडिया, तो गूगल इंडिया ने यहां पर बिजनेस किया, गूगल इंडिया ने प्रॉफिट कमाया 1000 करोड़ रुपीज का, लेकिन इंडिया में प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25% लगता है। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से, तो गूगल इंडिया को 250 करोड़ रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी इंडियन लॉज। लेकिन वहीं हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, नॉर्वे की, स्वीडन की, डेनमार्क की, आइसलैंड की, तो इन नेशन में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम है, 5% है। तो अगर गूगल इंडिया अपना प्रॉफिट नॉर्वे में दिखा दे, या स्वीडन में दिखा दे, या आइसलैंड में दिखा दे, तो उस पर से 5% टैक्स लगेगा। मतलब सिर्फ उसको कितना कितना रुपए देना पड़ेगा, सिर्फ 50 करोड़ रुपीस का टैक्स देना पड़ेगा, एज कंपेरिजन टू 250 करोड़ रुपीस इन इंडिया। तो वो 200 करोड़ रुपए बच गए। इसी के चक्कर में जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अपना टैक्स कहां दिखाती हैं, दूसरे नेशंस पे दिखाती हैं, टैक्स हेवन नेशंस पे दिखाती हैं, जो कि गलत है, इट्स अगेंस्ट दी लॉ। रीजन भी क्योंकि आप उस कंट्री बिजनेस कर रहे हो, उस कंट्री के लोगों का पैसा यूज कर रहे हो, और आप
टैक्स किसी और नेशन में दे रहे हो। तो इसी के चलते 130 कंट्रीज एग्री कर गई थी कि भैया एक ग्लोबल टैक्स रिजीम लेके आएंगे, एक ग्लोबल, एक यूनिफॉर्मल, एक यूनिवर्सल टैक्स लॉ होगा, और उसका जो परसेंटेज है वो सबके लिए सिमिलर होगा, दैट इज 15%। तो अब अगर आपको चेंज भी करना है ना, अगर आपको भैया आप दूसरे नेशन में ही भेजोगे ना, तो भी वहीं इतना ही टैक्स लगेगा। तो फिर इससे अच्छा है कि भेजोगे ही नहीं आप, जब टैक्स आपको 15% लगना ही लगना है। उसी को लेकर समझाया गया ऑथर ने। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल यूज व्हाट हैपन, सो हमारी जो हमारा जो इंटरनल इशू है, इंटरनल टेररिज्म इशू है अबाउट जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल 4 टेररिस्टों को मार दिया इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अभी सिविलियंस की, स्पेशली नॉन लोकल्स को टारगेट बना रहे हैं मिलिटेंट्स ग्रुप्स। मूविंग फर्दर, सो ये रिपोर्ट निकल के आई, एंड द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज ग्लोबल थ्रेड असेसमेंट रिपोर्ट 2021, व्हिच इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। उसमें बताया गया, उस रिपोर्ट में बताया गया, ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज ज्यादा हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ज्यादा हुआ है। अब ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मतलब कैसे होता है, मतलब यू आर टेक्सटिंग समवन, ठीक है, आप डेरोगेटरी रिमार्क्स भेज रहे हो, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख रहे हो, तो उस चीज में बताया गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। मूविंग फर्दर, सो कल एक इशू रेज हुआ, एक इशू ये था कि क्या जो आउटगोइंग सीबीआई डायरेक्टर होता है, कैन इन दी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कैन ही कंटिन्यू विद द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, क्या वो एक्टिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता सीबीआई का? उस चीज को लेकर कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा यूनियन गवर्नमेंट से। तो व्हाट हैपन, होता क्या है कि देखो, जब सीबीआई डायरेक्टर जो है, सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट इज डन बाय द पैनल। उस पैनल में 3 मेंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट मेंबर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड इज लीडर ऑफ द अपोजिशन, एंड द थर्ड पर्सन इस पैनल में जो होता है, दैट इज अबाउट द सीजीआई, या सीजीआई जो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। सीजीआई मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये 3 लोग विद मेजोरिटी अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम सीबीआई डायरेक्टर का बहुत बड़ा इशू ये रेज हुआ था, क्योंकि 21 फरवरी 2021 को ऋषि कुमार शुक्ला, जो कि सीबीआई डायरेक्टर थे, उनका रिटायरमेंट हो गया। लेकिन उसके बाद से फिर कभी कोई सीबीआई डायरेक्टर बना नहीं, बाद में फिर जब से कोई बना ही नहीं, और एक्टिंग डायरेक्टर बने रहे। उसको लेकर कोर्ट ने बोला कि भैया, और जब तक कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाता, तो क्या हम आउटगोइंग सीबीआई डायरेक्टर, मतलब जो जिसका रिटायरमेंट होने वाला है, क्या वो एक्टिंग सीबीआई डायरेक्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता? दैट्स व्हाट यूनियन गवर्नमेंट आस्क्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू द यूनियन गवर्नमेंट। मूविंग फर्दर, सो ये न्यूज, ये पेज जो है पूरा पॉलिटिकल न्यूज है, और पॉलिटिकल से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हमें कोई भी न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग स्किप करेंगे। मूविंग फर्दर, सो फ्रॉम द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड कि एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, एंड द पिटीशन इज अबाउट कि नीट के एग्जाम में बहुत ऐसे केसेस आए हैं अबाउट दी मैल प्रैक्टिस को लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द फेस ऑफ इट उस पिटीशन को, उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि अगर हम इस प्ली को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर बहुत सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनके फ्यूचर जो है, उनका फ्यूचर स्टेक पे आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी एग्जाम दिया है। तो जिसके चलते उन्होंने पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया, जो कि नीट के मैल प्रैक्टिस के बारे में थी। मूविंग फर्दर, तो महाराष्ट्र में स्कूल्स को फिर से रिओपन कर दिया गया आफ्टर 18 मंथ्स, बट व्हाट महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेड कि भैया, जो कैपेसिटी है वो 50% के साथ ही स्टार्ट होगी, मतलब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू एंटर इनटू द कॉलेज, 50% अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ 50% कैपेसिटी अलाउ की गई है। ऑन दी वर्ल्ड न्यूज की हम बात करें तो अभी निकोलस बर्न, तो निकोलस बर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज अ यूएस एम्बेसडर टू चाइना, एंड ही सेड कि यूएस का अलाइनमेंट चेंज हो सकता है विद चाइना अगर इंडिया का इंटरेस्ट जो है चेंज होता है। तो इन द इंडो पैसिफिक रीजन और चाइना के साथ भी यूएस के रिलेशंस चेंज हो सकते हैं अगर इंडिया का इंटरेस्ट, या फिर इंडिया का इंटरेस्ट अगर थोड़ा भी चेंज होता है। तो वही बताया गया, इंडियन इंटरेस्ट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस about the alignment of US in the Indo-Pacific region and the relations with China. That's what Nicholas Byrne said, and he has recently been appointed as the US ambassador to China. Moving further, अच्छा ये नाम हमने बहुत बार सुना है, that is about the Alexei Navalny. तो Alexei Navalny is the opposition leader in the country of Russia. ऐसा अभी उनका हुआ था कि जब हेल्थ बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, जब व्लादिमीर पुतिन पर एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने डिसेंट की वॉइस को हटाने के लिए, डिसेंट का मतलब होता है कि माइनॉरिटीज की वॉइस या अपोजिशन की वॉइस को डिक्रीज करने के लिए उन पे बेसिकली उनको मारा जा रहा है,
और देखा जाए तो रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी है एंड दिस पर्सन दिट्स Alexei Navalny सपोर्ट्स डेमोक्रेसी और व्लादिमीर पुतिन ने भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि यूएस के ये पपेट है लेकिन उनको अभी यूरोपियन यूनियन का टॉप मोस्ट प्राइज दिया गया ठीक है सो यूरोपियन पार्लियामेंट ने नेवेल्नी को इमेंस ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया है मूविंग फर्दर सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो बट एक न्यूज हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हो सकती है दैट्स अबाउट दी यूएई तो यूएई के मिनिस्टर जो है उन्होंने श्योर किया है कि भैया एनर्जी सप्लाईज हम भेजते रहेंगे इंडिया को जो अभी इंडिया में एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा क्योंकि कोल की कमी देखने को मिली और हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट हमें हाइड्रो पावर से हमें बोलना पड़ा हाइड्रो पावर प्लांट से को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी स्टेट गवर्नमेंट को हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भैया अब जब वर्किंग आवर्स नहीं होता ना जब बिजी आवर्स नहीं होते ना तो उन आवर्स में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करिए और सप्लाई करते जाइए एनर्जीज को सो nothing important with the sports news so this is the analysis of today's newspaper हम लोग कल फिर मिलेंगे with some exciting news some exciting current affairs तब तक के लिए बाय बाय हैव फन एंड एंजॉय योर डे बाय बाय गाइस और कल से नहीं होगा डिले आज डिले हुआ है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू विद द माइक